नमस्कार, नमस्ते। आज जो सामाजिक शास्त्र हमारा जो एनसीईआरटी सीटीईटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वंदे मातरम 150 साल हो रहे इस जो भारत का राष्ट्रीय गान है और जिसे बहुत महत्वपूर्ण हमारे हिस्ट्री में भारत की हिस्ट्री में माना जाता है। प्रेरणा स्रोत था भारतीय स्वातंत्र संग्राम का। ये जो वंदे मातरम गीत था बेमिसाल बना था। तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्र तो देखिए इसकी हिस्ट्री, इसकी जो रचना थी, जो अगर देखा जाए तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कई बार चटर्जी ऐसा भी इनका नाम का उल्लेख आता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने की थी और 1876 में 1876 में 1876 साल में इसकी रचना हुई थी। और अगर देखा जाए तो इसका जो एक 1882 में पहली बार जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनका जो उपन्यास था, इनका जो उपन्यास था उसका नाम था उपन्यास आनंद मठ नाम का उपन्यास था आनंद मठ, जिसमें इन्होंने वंदे मातरम को आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित किया था। इसमें आनंद मठ में ये प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम। तो ये हमारे जो हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो स्वतंत्र संग्राम में हम देखते हैं तो इसको काफी बार वंदे मातरम के नारों से शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने भी वंदे मातरम के नारे दिए थे। मतलब वंदे मातरम एक प्रेरणा स्रोत बना था भारतीय स्वतंत्र संग्राम में। तो उस हिसाब से वंदे मातरम को थोड़ा ध्यान में लेना जरूरी है, सीटीटी के हिसाब से हो या कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। अगर 2025 साल का हम सोचते तो 150 साल कंप्लीट हो रहे इस इवेंट को हमारे देश के। तो रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की थी और 1876 में ये उपन्यास 1876 में इन्होंने ये लिखा था। 1882 में उनका उपन्यास था आनंद मठ, इन्होंने इसमें उसको पहली बार प्रकाशित किया था। अभी इसके बाद जो था 1896 जो बोलेंगे 1896 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कांग्रेस जिसको हम बोलते भारतीय राष्ट्रीय सभा थी, अखिल कांग्रेस बोलेंगे या इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय सभा जिसे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा का जो अधिवेशन होता कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। और ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो सार्वजनिक मंच पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे साहित्य के काफी गिने चुने व्यक्ति जिन्हें नोबेल से भी नवाजा गया है, साहित्य का नोबेल भी उनको मिला है। तो इन्होंने पहली बार जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें इन्होंने इसका गायन भी किया था वंदे मातरम का, और संगीत भी इसको उन्होंने ही दिया था। वंदे मातरम को पहली बार संगीत देने की जो कोशिश थी, प्रयत्न था, उन्होंने किया था। और तब से वो पहली दफा हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय सभा के सार्वजनिक मंच पर कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका गायन भी किया और उसको संगीत भी दिया, और पहली बार वो सार्वजनिक रूप से गायन भी हुआ था। तो और ये जो वंदे मातरम है ना, ये क्या मतलब इसका कहना क्या है कि माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरा तेरे प्रति जो स्नेह है वो प्रकट करने का ये वंदे मातरम ये गीत है कि माँ मैं तुझे हमेशा के लिए प्रणाम करता हूँ। ये देश के प्रति जो हमारा समर्पित भाव है वो जीवित रखने का काम वंदे मातरम ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो स्वातंत्र संग्राम का लड़ा था इसमें किया था। और आगे जाके अगर हम देखें तो 1905 में जो एक घटना घटी थी, जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन में, तो उस समय भी ये वंदे मातरम के जो नारों ने
ये नारा बेमिसाल बना था। वंदे मातरम का जो नारा था उसने शक्तिशाली जो नारा था ये इस समय शक्तिशाली नारा बनकर उभरा था। मतलब जब बंगाल का विभाजन हुआ था लोगों को ये बात रास नहीं आई थी और उसमें यह बंगाल के विभाजन में भी ये वंदे मातरम का नारा एक शक्तिशाली नारा बनकर उभरा था। और ये वंदे मातरम का नारा हमेशा स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा देता रहा। इसके जो पहले जो 2 पद है वो संस्कृत में, वंदे मातरम के जो पहले 2 पद है वो संस्कृत में है और बाकी का जो पद है वह बांग्ला में है। भारत देश का अगर कहा जाए तो वंदे मातरम एक सांस्कृतिक पहचान है, राष्ट्रीय गान तो हम इसे कहते ही है। और 1950 में जब भारत का संविधान बना तो 24 जनवरी को हमने इसे राष्ट्रीय गान के तौर पर इसे नवाजा गया, मतलब दर्जा मिला, राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था 1950 में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान का दर्जा वंदे मातरम को हमारे भारतीय संविधान ने दिया था। और आज भी हम हमारे स्कूलों में और इवेंट प्रोग्राम में इसे गाते हैं और हमारे देश के प्रति हमारा प्रणाम प्रकट करते हैं। तो मेरे ख्याल से वंदे मातरम के हिसाब से ये जो चीज़ें है ना हमें इम्पोर्टेंट है, इस पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है इसमें से कुछ सीटीटी में हो या कुछ भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 150 साल हो रहे तो ये हमें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब 150 साल पूरी हो रही और एक जो चीज़ है तो उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हो तो। वंदे मातरम है जिसको 150 साल हो रहे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिसको चटर्जी भी कहा जाता है, 1876 में इन्होंने पहली बार इसकी रचना की थी वंदे मातरम की। 1882 में जो उनका उपन्यास था आनंदवन में उसको पहली बार सार्वजनिक तौर पर जो उनका उपन्यास में प्रकाशित किया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय सभा थी जिसको अपन अभी जो कांग्रेस है उनका जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका पहली बार सार्वजनिक तौर पर गायन किया और उनको संगीत भी उन्होंने दिया था। 1905 में अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन हुआ था और वहाँ उस समय वंदे मातरम का नारा बहुत शक्तिशाली नारा बनकर उभरा था और लोगों के मुंह में ये नारा था, लोग विरोध कर रहे थे बंगाल का विभाजन, लोगों को रास नहीं आया था, एक देश अखंड है और रहना चाहिए, ये भावना तब देश के लोगों में थी जो आज भी है। और 1950 में देखा जाए तो 24 जनवरी को ये जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का दर्जा वंदे मातरम को दिया था। तो ये हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट थिंग्स है वंदे मातरम के हिसाब से। जो और एक जो 150 साल जिस चीज को पूरे हो रहे हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके भी जन्मदिन का जो है ये 150 साल हो रहे, जन्म की 150 साल, उनकी जन्म की 150 सालगिरह है। और कहा जाए तो भारत अगर देखा जाए तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के सामने जो सबसे बड़ा जो संकट था तो सबको एक जगह पे लाना था। वहां पे भारत ने 565 जो रियासतदार थे, रियासतें थी, 566 रियासतें थी। तो ये 565 जो रियासतों को एकीकरण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो भारत में 565 जो रियासतों थी उनका एकीकरण भारत ने किया था। हमारे मराठी में इसको कहा जाता है जो संस्थानें थी वो सभी संस्थानों को एक जगह लाने का, ये रियासतें थी उनको सबको एक जगह लाने का काम जो भारत के जो लौह पुरुष है, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत डिसीजन मेकर थे, कूटनीतिकार थे। लौह पुरुष भी उनको नाम से उनको जाना जाता है। लौह पुरुष भी थे, भारत के
कहा जाए तो भारत के पहले पहले उप पंतप्रधान भी थे, उप पंतप्रधान भी थे और गृह मंत्री भी थे। पहले गृह मंत्री भी थे, तो ये भारत के पहले लोकप्रिय में उनको कहा जाता है भारत के पहले उप पंतप्रधान भी थे और गृह मंत्री भी थे। भारत में जो अखिल भारतीय सेवा है, IAS IPS हम जो देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा, इनका निर्माण की नींव भी इन्होंने रखी थी। अखिल भारतीय सेवाओं की नींव इन्होंने रखी थी। भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन आज है, IAS IPS कलेक्टर CO लोग जो है, ये इनका नींव भी उन्होंने रखी थी। बहुत मतलब एज ए पॉलिटिकल लीडर, ये जो 565 रियासतदार थे उनको एकीकरण में लाना ये आसान काम नहीं था, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का वो काम था और कूटनीति का भी काम था। उन्होंने सबको, रियासतदारों को एक जगह लाकर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण काम था, जो आज भी भारत के एकीकरण के लिए मिसाल जाना जाता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल की ये सालगिरह पूरे भारतवर्ष में जो है मनाई जा रही है। और भारत के अगर इतिहास में देखा जाए तो जो खेड़ा और बारडोली, ये जो सत्याग्रह हुए थे, इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। बारडोली सत्याग्रह थे, ये जो 2 सत्याग्रह हुए थे, ये गुजरात में मेरे ख्याल से, तो ये जो सत्याग्रह थे इनका नेतृत्व भी सरदार वल्लभ भाई जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने किया था। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो 15 अगस्त 1947 में, तब एक समस्या थी, जो मतलब बहुत सारे जो रियासतदार थे उन्होंने एक किया था, लेकिन 3 थे जो, जिसमें था मेरे ख्याल से जूनागढ़ था, एक कश्मीर था और एक हैदराबाद। ये जो तीन रियासतदार थे ना, ये इनका एकीकरण करने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। मतलब ये 3 जो थे ना, ये चाहते नहीं थे कि आप भारत के एकीकरण में लाए, भारत देश में शामिल हो। इन्होंने जब समय आया तब अपना सर्वोच्च डिसीजन लेकर भारत को अखंड बनाने में, ये तीनों जो रियासतदार थे, इन तीनों को भारत में मिलाया और भारत को एक राष्ट्र बनाया। और आज भी हम कहते हैं भारत माता की जय। तो ये जो भारत माता की जय, भारत का एकीकरण, इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिसीजन को जाता है, जब वो गृह मंत्री थे। तो मेरे ख्याल से ये 150 साल पूरी हो रही है। 2 घटनाएं हैं, एक है वंदे मातरम और दूसरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 150वीं सालगिरह। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।